जय हिंद बच्चों आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने जा रहा हूं जो कि आपके प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना जो 29 सितंबर को है उसमें आ सकते हैं। ये क्लास 9th एज वेल एज 11th दोनों क्लास के बच्चों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आइए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी तो वह था, जो पहला राजा था जिसने विक्रमादित्य की पदवी ये ली थी वह था चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, इसमें देखिए स्कंदगुप्त हैं, समुद्रगुप्त हैं, कुमारगुप्त हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट आंसर है बच्चों वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। इसकी देखिए व्याख्या आप इस तरह से समझिए, इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमांक या विक्रमादित्य कहा जाता है। इसकी माता का नाम दत्त देवी था। इसका काल गुप्त काल का स्वर्ण युग माना जाता है। तो कई बार ये भी प्रश्न आते हैं कि किसे गुप्त काल के किस राजा के काल को स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है, तो ये इसका उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। अब सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, चरक किसके राज चिकित्सक थे? मतलब किस राजा के चिकित्सक थे यानी कि उसके डॉक्टर थे। ठीक है, हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या कनिष्क? तो यहाँ बच्चों इसका राइट आंसर है कनिष्क। कनिष्क ने बच्चों कई चीज़ें इंपॉर्टेंट भी दी हैं। कनिष्क कहाँ के राजा थे जरा सा कमेंट सेक्शन में बच्चों आप बताइएगा। इन्होंने शक संवत भी दिया था। ठीक है, इसमें देखिए जो व्याख्या है, इसमें चरक जो है कनिष्क के राज चिकित्सक थे। इन्हें चिकित्सा का जनक कहा जाता है। इन्हें चिकित्सा की प्रत्येक विधा पर समान अधिकार था। इन्होंने चिकित्सा शास्त्रीय ग्रंथ चरक संहिता की रचना की। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये वाला भी प्रश्न आया हुआ है कि चरक संहिता की रचना किसने की? तो चरक ने की। ठीक है, और ये भी आता है कि कनिष्क के दरबार में कौन एक अच्छे चिकित्सक थे। इस तरह के भी प्रश्न आते हैं, तो उल्टा भी पूछा जाता है। तो दोनों तरह से आप इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? ठीक है, समुद्रगुप्त, बिंदुसार, चंद्रगुप्त या अशोक? तो राइट आंसर है बच्चों चंद्रगुप्त। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो साम्राज्य था उसी के अंतर्गत ये राजा थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। उसने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवण बेलगोला, ये कर्नाटक में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर 298 ईस्वी पूर्व में उपवास द्वारा अपना शरीर त्यागा था। तो बच्चों ये इनके कांटेक्ट में ये आता है कि किसके कहने पर चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपनाया, ये भी आता है तो भद्रबाहु के कहने पर। ठीक है, और वो कहाँ गए, अपने आखिरी दिनों में कहाँ गए, ये भी आता है तो श्रवण बेलगोला कर्नाटक में गए। ठीक है, तो इसको आप, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको भी अलग से आप जरूर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर कई बच्चे जो नई पहली बार वीडियो देख रहे हैं बच्चों, ढेर सारे वीडियोस बने हुए हैं। आपको बस पीएम यशस्वी की प्लेलिस्ट 2 बनी हुई है, उसमें जाना है। पीएम यशस्वी का सॉल्व पेपर भी पुराने वर्षों का बना हुआ है। और आपसे बार बार मैं बताता हूँ हर एक वीडियो में कि एनटीए 2 एग्जाम कराता है, आपकी पीएम यशस्वी योजना भी करा रहा है। ठीक है, जो कि क्लास 9th और 11th के लिए हो रहा है, और श्रेष्ठा भी परीक्षा कराता है। दोनों के क्वेश्चन पेपर बच्चों एनटीए ही सेट करता है। तो लास्ट देखिए श्रेष्ठा का 2022 का पेपर उपलब्ध है और 2023 का भी एग्जाम हो चुका है। तो दोनों पेपर है, तो सेम पैटर्न है बच्चों, अंतर कोई भी नहीं है। सेम सिलेबस, सेम पैटर्न, सेम क्लास, सब कुछ सेम है 9th और 11th का। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा श्रेष्ठा के भी दोनों साल के पेपर, साथ में पीएम यशस्वी का भी ओरिजिनल पेपर आप देख लीजिएगा। ठीक है, अभी एडमिट कार्ड बच्चों कुछ दिन में आ जाएंगे, मुझे लग रहा है कि आने वाला है, थोड़ा वेट कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। तो सत्यमेव जयते आपने देखा है लिया गया है, जो हमारा भारतीय प्रतीक है, जो शेर है, ऋग्वेद से, मत्स्य पुराण से, भगवत गीता से या मुंडकोपनिषद से? ठीक है, ये बेशक आपको आंसर बच्चों दिख रहा होगा, लेकिन हमेशा ऑप्शंस पे हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि जब हम ऑप्शंस पढ़ते हैं तो हमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बच्चों मुंडकोपनिषद। ठीक है, अब इसमें क्या है बच्चों कि भारतीय प्रतीक राज चिन्ह पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ क्या है? सत्य की ही विजय होती है, यानी कि सत्य की ही जीत होती है। तो कई बार अर्थ भी पूछ लिया जाता है कि इसमें जो उत्कीर्ण है सत्यमेव जयते, उसका अर्थ क्या होता है? तो सत्य की ही विजय होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे लिखकर ऐसा कर सकते हैं?
लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को या भारत के मुख्य न्यायाधीश को? तो ये देंगे बच्चों हमारे उपराष्ट्रपति को। जो भी उस समय उपराष्ट्रपति होंगे उन्हें ही अपना त्यागपत्र सौंपेंगे, जिस भी वजह से वो छोड़ रहे हों। अभी इसकी व्याख्या में बच्चों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56(1) अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को, ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इनका भी प्रश्न आता है। और प्रधानमंत्री जो अपना त्यागपत्र है वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं, और भारत का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक एक का आप अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि अलग से आता है। कई बार प्रधानमंत्री का पूछ लेगा तो प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र यानी कि रिजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देंगे। ठीक है, जो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, मुख्य न्यायाधीश है, अपना त्यागपत्र वो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ये दो वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। ठीक है, और लोकसभा अध्यक्ष जो अपने नीचे वाले होते हैं उपाध्यक्ष, उनको देंगे। तो नीचे वाले 2 पॉइंट है उसको अलग से आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों वीडियो पॉज करके। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? मतलब जो तीनों सेनाएं हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ठीक है, उस तीनों सेनाओं का जो ये कमांडर इन चीफ होते हैं वो क्या रक्षा मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, तीनों सेनाओं में से वरिष्ठ चीफ होते हैं या राष्ट्रपति होते हैं? तो बच्चों वो होते हैं हमारे राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही हमारे कमांडर इन चीफ होते हैं। ठीक है, तो इसमें वही चीज़ दी हुई है कि व्याख्या में कि कमांडर इन चीफ हमारे राष्ट्रपति होते हैं। अब राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? काफ़ी बार मैंने ये प्रश्न पूछा है, तो इससे एक तरह से बच्चों प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? 2, 12, 15 कि 20? तो 12। तो ये बच्चों ये नामित जो किए जाते हैं, मतलब नॉमिनेट जो किए जाते हैं, वो अलग अलग फील्ड से, खेल से और लेखकों से, कई तरह की चीज मतलब अलग अलग सेक्टर से जो राष्ट्रपति हैं मनोनीत करते हैं लोगों को। ठीक है, और लोकसभा के लिए जो हमारी लोकसभा है उसके लिए भी राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ठीक है, कितने लोगों को करते हैं तथा किन्हें करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो संख्या है वो इंपॉर्टेंट है कि कितनों को करते हैं और किन्हें करते हैं। ठीक है, तो इसका आप कमेंट सेक्शन में उत्तर जरूर बताइएगा। अब देखिए इसमें जो डिटेल्स दी हुई है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 81 के उपबंधों के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, देखिए किसमें ध्यान दीजिएगा, कला, साहित्य, विज्ञान व सामाजिक सेवा के क्षेत्र से संबंधित 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया जाता है। तो ये भी आ सकता है कि जो 12 सदस्य नामित किया जाते हैं वो किस क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, तो अलग से इसको भी आप नोट जरूर कर लिए, कला यानी कि आर्ट, साहित्य लिटरेचर, विज्ञान यानी कि साइंस, सामाजिक सेवा मतलब जो सोशल वर्क करते हैं उन लोगों से 12 लोगों को सिलेक्ट करते हैं इन सेक्टर्स से। ठीक है, इसके बाद है भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? तो काफ़ी बार मैंने पूछा है, कुछ बच्चों ने अमेरिका और यहाँ का बताया था तो बच्चों ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, ये लिया गया बच्चों आयरलैंड से। ठीक है, तो आयरलैंड से बच्चों लिया गया है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इंग्लिश में कहेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, डीपीएसपी कहा जाता है इसको शॉर्ट में। व्याख्या जो है बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत के संविधान में शामिल अनुच्छेद 36 से 51 तक, ये आर्टिकल जरूर आप याद रखिएगा, आर्टिकल 36 से लेकर 15 तक राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। अब देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप बच्चों नोट नहीं करेंगे तो आपको काफ़ी दिक्कत होगी। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची मतलब कि कंकरेंट लिस्ट होता है बच्चों। इसमें समवर्ती सूची में क्या होता है कि राज्य हैं अलग अलग, हमारे यहाँ 28 राज्य हैं और केंद्र, ये दोनों लोग मिलकर बच्चों नियम कानून बना सकते हैं, उसे ही समवर्ती सूची कहते हैं। यूएसए से क्या लिया गया है? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं। कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था ली गई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन तीनों देशों से जो जो चीज़ें ली गई हैं उसको जरूर याद कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, इसके बाद है डल झील ने अपना फ्लोटिंग स्टोर खोलने की घोषणा किसने की? अपना पहला किया है
तो बच्चों ये अमेजोन ने किया। अमेजोन आप जानते हैं जिससे सामान वगैरह बनाया जाता है, तो वॉलमार्ट है, अलीबाबा है और फ्लिपकार्ट है। फ्लिपकार्ट सभी लोग जानते हैं। तो अमेजोन ने कहा है कि डल झील में वो एक फ्लोटिंग स्टोर जो है खोलेगी। अलीबाबा कहाँ की कंपनी है, जरा सा बच्चों अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2030 तक भारत की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय कितनी हो जाएगी? $2000, $3000, $4000 कि $5000? तो ये बच्चों हो जाएगी $4000 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर ऐसे वीडियो चाहिए हो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा।